नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसा चैप्टर करेंगे जिसको समझने में स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा दिक्कत आती है और चैप्टर का नाम है फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट। इसमें जो आई की साउंड है फाइनाइट में, वो वही साउंड है जो आई की साउंड 5 में है। 5 में जो आई की साउंड है वही साउंड फाइनाइट में है और वही साउंड नॉन फाइनाइट। देखिए ये कुछ सेंटेंस देखिए, आई वांट टू प्ले, यू वांट टू प्ले, ही वांट्स टू प्ले, दे वांट टू प्ले। इनको देखिए पहले। वर्ब वांट, वांट माने चाहना। दूसरे वर्ब प्ले, प्ले माने खेलना। दो वर्ब है इस सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में दो वर्ब है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें। और आपने देख लिया होगा अब तक कि ये जो पहले वाली वर्ब है वांट, इसकी फॉर्म बदल रही है। इसमें एस लगा हुआ है, इसकी फॉर्म वही है प्ले 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 प्ले, टू प्ले टू प्ले टू प्ले टू। एक इसका मतलब वर्ब दो तरह की है, एक खास कैटेगरी से। एक तो वो वर्ब है, वर्ब का वर्ब न है, वर्ब नहीं है ये, बल्कि वर्ब के रूप है। वर्ब के रूप हिंदी में जैसे होते हैं, मैंने बताया था कि जो मेन वर्ब है वो है खेलना, और उसका रूप बनता है खेलता है, खेल रहे हैं, खेल चुके हैं, खेल चुका होगा। इस तरह से, इसी तरह से इंग्लिश में भी होता है। तो वांट का रूप बन गया वांट्स। यहां ये क्यों बना? क्योंकि वर्ब की ये जो पहली फॉर्म होती है, ये आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हुए देखा होगा कि इस का जो एग्रीमेंट है वो सब्जेक्ट के हिसाब से होना चाहिए। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो भी फर्क पड़ेगा, और सब्जेक्ट के पर्सन पे भी फर्क पड़ेगा। यानी सब्जेक्ट बेशक सिंगुलर हो, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है तो एस नहीं लगेगा। हाँ, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो एस लगेगा, थर्ड पर्सन के प्लूरल पे भी एस नहीं लगेगा इसके अंत में। इसका मतलब इस वर्ब का रूप सब्जेक्ट के पर्सन के हिसाब से भी बदलता है और सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से भी बदलता है, सब्जेक्ट की संख्या के हिसाब से भी बदलता है और सब्जेक्ट के पर्सन के हिसाब से भी बदलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ब का ये रूप वांट या वांट्स, ये सब्जेक्ट के हिसाब से बाउंड है, सब्जेक्ट से बंधा हुआ है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा उसका रूप आएगा। लेकिन ये जो दूसरी वर्ब है टू प्ले, इसका जो रूप यहां आया हुआ है वो रूप लगातार वही है, कांस्टेंट है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं है। सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन बदल जाने से इसके रूप पे कोई चीज नहीं है, इसके पे है। इसका मतलब ये रूप क्रिया का बंधा हुआ है, ये रूप खुला हुआ है, स्वतंत्र है। तो वर्ब के इस रूप को फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, और वर्ब के इस रूप को नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं।
इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा होगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये और शायद आपको अब तक पता लग गया होगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। इसका मतलब वर्ब की ये फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनी हुई है, तो ये भी फाइनाइट वर्ब हुई। तो वर्ब की पहली फॉर्म ये और वर्ब की दूसरी फॉर्म ये बंधी हुई है या तो सब्जेक्ट के नंबर से और पर्सन से या टेंस से, इसीलिए इन दोनों रूपों को फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, क्योंकि ये बंधे हुए। कौन से दो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके अलावा वर्ब के जो रूप हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, और वो कौन से हैं उनके बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। एक तो ये, यानी पहली फॉर्म और उससे पहले टू, ये। दूसरा, पहली फॉर्म और इसके एंड में आईएनजी, ये। और तीसरी फॉर्म तो आप जानते ही हैं, और आपको यह भी याद होगा कि ये जो वर्ब की चौथी फॉर्म है, या जो वर्ब के एंड में आईएनजी लगाने से जो फॉर्म बनती है, उसका प्रयोग कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है। लेकिन ये सिर्फ उसी से बनी हुई हो ऐसा नहीं है, इनका प्रयोग इसके अलावा भी होता है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग परफेक्ट टेंसेस में होता है, लेकिन इसका प्रयोग उसके साथ बंधा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका प्रयोग सिर्फ परफेक्ट टेंसेस में होगा, इसके अलावा भी इसका प्रयोग होता है, इसलिए ये भी नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट वर्ब तीन रूप वाली हुई। पहला, वर्ब के पहली फॉर्म से पहले टू लगा दो, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव। ये जो आईएनजी वाली फॉर्म है, इसको बोलते हैं जिरंड। इसका प्रयोग असल में दो तरीके से होता है। इसका अगर प्रयोग हो रहा है नाउन की तरह, तब इसको जिरेंड बोलते हैं, और अगर इसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो रहा है तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। जिरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका कब प्रयोग जिरेंड की तरह होगा, कब प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह होगा, और क्या उसमें भेद है, वो सब भी हम बाद में आपको बताएंगे। पर पहले ये बता दें कि प्लेइंग यानी वर्ब के आगे, वर्ब के एंड में आईएनजी वाली जो फॉर्म है, उसका दो तरह से प्रयोग होता है। या तो वो नाउन की तरह प्रयोग होगी, उस फॉर्म में हम उसको जिरेंड बोलते हैं, या वो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगी, उस फॉर्म में उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और ये प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्ब की तरह प्रयोग होता है उसके अलावा। थर्ड फॉर्म का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है, विशेषण की तरह होता है, यानी वो नाउन को क्वालिफाई करती है, और उस स्थिति में
इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि इसका प्रयोग परफेक्ट टेंसेस में मेन वर्ब की तरह भी होता है। तो इसके दो प्रयोग हुए, इसके तीन प्रयोग हुए, और इसका एक प्रयोग तो हुआ। ये कभी कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, और कभी कभी ये जो मेन वर्ब है सेंटेंस में उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी उसको पूरा करता है। अब आइए देखिए इनका अलग अलग प्रयोग देखिए कि क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले लेते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का जैसे मैंने अभी अभी बताया रूप होता है टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। इसका प्रयोग, पहला प्रयोग मेन वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं कि जिनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे अगर यहां से ये हटा दिया जाए, आई वांट, मैं चाहता हूं, उसका कोई सेंस नहीं है। आई वांट व्हाट, मैं क्या चाहता हूं, उसके आगे कुछ बताना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूं, व्हाट डू आई वांट। तो इसके आगे बनेगा आई वांट टू प्ले, आई वांट टू रीड, आई वांट टू सिंग, आई वांट टू गिव, आई वांट टू ईट, आई वांट टू ड्रिंक। तो ये जो वांट के बाद जो लगे हैं, टू ड्रिंक, टू ईट, टू प्ले, टू सिंग, टू से समथिंग, ये सब कॉम्प्लीमेंट है, यानी इसको पूरा करते हैं, इस मेन वर्ब के पूरक है ये, इसीलिए ये इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव का एक कार्य ये है कि ये मेन वर्ब के काम को पूरा करता है, उसमें अर्थ डालता है। So it works as a complement to the main verb of a sentence. So in that sense, it is called complement of the main verb. So it is one of the uses of infinitive. The second use is that it acts as a subject in a sentence. Like, to play chess is not an easy job. Here, let me write it. So first use of infinitive we learned was that it acts as a complement to the main verb. Like, I like to sing. So this word to sing, it adds to the meaning of like. What do I like? I like to sing. So this works as a complement. So one of the uses of complement, one of the uses of infinitive is to act as a complement to the main verb. So second use is it works as a subject in a sentence. Like, to play chess is not easy. चेस खेलना आसान नहीं है, यानी सब्जेक्ट हुआ ये टू प्ले, खेलना। यहां पर इसने सब्जेक्ट का काम किया। लेकिन जब आप हिंदी में बोलते हैं ना, देखिए हिंदी में ये
सब ओरिजिनल शब्द की तरह होता है, ओरिजिनल जो क्रिया होती है, खेलना। चेस खेलना आसान नहीं है, तो खेलना आया, उसका खेलना का रूप कुछ नहीं बदला है। इसी तरह से मैं गाना, आई लाइक टू सिंग, मुझे गाना पसंद है, मैं गाना पसंद करता हूं, तो गाना वो ओरिजिनल फॉर्म में है। तो ये दो यूज इंफिनिटिव के हैं। अब देखते हैं जिरेंड का यूज। जिरेंड का रूप मैंने अभी बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे प्ले आईएनजी, प्लेइंग, ये जिरेंड है, या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यही रूप होता है, जिरेंड का भी यही रूप होता है, यूज में फर्क है। देखिए जिरेंड में इस फॉर्म का प्रयोग, वर्ब की इस फॉर्म का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में यूज के अलावा एज जिरेंड और एज प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो एज जिरेंड इसका प्रयोग कैसे होगा? एज जिरेंड इसका प्रयोग जब होगा जब हम इसको नाउन की तरह प्रयोग करेंगे, जैसे ही लाइक्स playing hockey, he likes playing hockey, उसे हॉकी खेलना पसंद है। खेलना, देखिए वही आया, ओरिजिनल फॉर्म में आएंगे ये जो आएंगे। उसे हॉकी खेलना पसंद है, he likes playing hockey, यहां पर आईएनजी वाली फॉर्म आई है, यानी ये जिरेंड है। यहां पर हमने इसका प्रयोग किया कि उसको क्या पसंद है, उसको हॉकी खेलना पसंद है। दूसरा, अब इसको ये भी कह सकते हैं कि प्लेइंग हॉकी इज गुड फॉर हेल्थ। जैसे यहां पर हमने लगाया था, उसमें इंफिनिटिव लगाया था, टू प्ले चेस इज नॉट इजी, उसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लेइंग चेस इज नॉट इजी। यानी यहां पर सब्जेक्ट जिरेंड भी हो सकता है और इंफिनिटिव भी हो सकता है, दोनों यूज होते हैं। तो यहां पर ये सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ नाउन, और यहां पर ये नाउन ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ। उसको क्या पसंद है? उसको हॉकी खेलना पसंद है, ही लाइक्स प्लेइंग हॉकी। यानी जिरेंड का यूज नाउन की तरह है, इसमें वो नाउन ऑब्जेक्ट बना है और इसमें वो नाउन सब्जेक्ट बना है, तो ये जिरेंड का यूज है। अब देखिए इस फॉर्म का यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह कैसे? देखिए कई बार हम किसी नाउन की कोई विशेषता बताते हैं और उस विशेषता में कुछ काम हो रहा होता है। जैसे मैंने एक रोते हुए लड़के को देखा, यानी वो लड़का देखा जो रो रहा था, उस लड़के की विशेषता है कि रोता हुआ लड़का। तो ये विशेषण है, ये लड़के की विशेषता बता रहा है। तो अंग्रेजी बनेगी आई सॉ ए
weeping boy. I saw a weeping boy. ये जो वर्ड है ये यहां पर इसकी विशेषता बता रहा है। You can see falling leaves. आप गिरती हुई पत्तियां देख सकते हैं। कौन सी पत्तियां? गिरती हुई। तो ये फॉलिंग आ गया यहां पर, ये एडजेक्टिव है, ये विशेषण है। तो इस फॉर्म का ये यूज ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह है, यहां इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब हम देखेंगे जो ये फॉर्म है नॉन फाइनाइट वर्ब की, ये इसका यूज है। जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था, इसका यूज परफेक्ट टेंसेस में तो होता ही है, उसके अलावा इसके एक यूज और है, और वो है कि एडजेक्टिव की तरह यूज, एज एन एडजेक्टिव ऑफ नाउन। किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। और वो विशेषता क्या होती है? देखिए, परफेक्ट टेंस हमें बताता है किसी कार्य के पूर्ण होने की स्थिति। जैसे हम कहें कि पत्ती गिर चुकी है पेड़ से, द लीफ हैज फॉलन। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई फॉलन। अब वो जो पत्ती है वो गिर चुकी है। अब उस पत्ती की विशेषता अगर हम बतानी हो, गिरी हुई पत्ती कहना हो, तो वहां भी हम पत्ती शब्द से पहले गिरी हुई लगा रहे हैं। और अंग्रेजी में इसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला जो शब्द होता है उसका प्रयोग करते हैं, फॉलन, फॉलन लीफ। जैसे वही वाक्य था कि यू कैन सी फॉलिंग लीव्स, तुम गिरती हुई पत्तियां देख सकते हो। और जब वो पत्तियां गिर चुकी, तब आप क्या देख रहे हैं? यू आर सीइंग द फॉलन लीव्स। फॉलन लीव्स। इसी तरह से मेरे पास चुराया हुआ धन नहीं है, यानी वो धन जो चुराया हुआ हो, अंग्रेजी बनेगी आई डू नॉट हैव स्टोलन wealth. I do not have, नहीं, stolen, stolen में तो ये कहलाएगा, सॉरी, I do not have stolen wealth. मेरे पास चुराया हुआ धन नहीं है। बिगड़ी हुई गाड़ी, damaged car, damaged car, विद्वान पुरुष, यानी जो बहुत कुछ सीख चुका है। सीखने की अंग्रेजी होती है लर्न, उसकी थर्ड फॉर्म लर्नेड। लर्नेड पर्सन, विद्वान। पढ़े लिखे पेरेंट्स,
ये जो शब्द हैं एजुकेटेड, लर्नेड, फॉलन, स्टोलन, डैमेज्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल हैं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन यहां पर इनका प्रयोग परफेक्ट टेंस में होने की बजाय एक नाउन के विशेषता बताने के लिए हो रहा है। जैसे एजुकेटेड ये पेरेंट्स की विशेषता बता रहा है, लर्नेड पर्सन की विशेषता बता रहा है, फॉलन लीव्स की विशेषता बता रहा है, स्टोलन वेल्थ की विशेषता बता रहा है, और डैमेज्ड कार की विशेषता बता रहा है। ये हुआ पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह से आज हमने सबसे पहले ये सीखा कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब वही होती है जिनका रूप सब्जेक्ट के पर्सन के हिसाब से या उसकी नंबर के हिसाब से बदले या उसका प्रयोग टेंस के हिसाब से हो और टेंस के हिसाब से बदल जाए। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म ये फाइनाइट वर्ब है, ये बंधे हुए हैं, इनका प्रयोग उनके साथ बंधा हुआ है सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस के साथ। नंबर, पर्सन या टेंस, तीन ही शब्द आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे ये कहीं इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे कि आपने देखना है कि आपने कहीं फॉलन की जगह फॉलिंग तो नहीं लगा दिया या टू प्ले की जगह प्लेइंग तो नहीं लगा दिया। वो हम करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे कि वो फर्क आपने कैसे देखना है। लेकिन फिलहाल हम आपको बता रहे थे कि आज हमने क्या किया। आज हमने किया था कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं कि जिनका यूज नंबर, पर्सन या टेंस के हिसाब से बदले, बंध आ रहे, उनके साथ बंध आ रहे। और नॉन फाइनाइट वो होती हैं जिनका प्रयोग अनलिमिटेड हो, जिनका प्रयोग सिर्फ नंबर, पर्सन या टेंस से ना बंधा हुआ हो। और वो तीन है, एक इंफिनिटिव, दूसरा जेरेंड और तीसरा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में हमने देखा कि दो पार्टिसिपल है। लाइए इनको लिख के भी समराइज कर दो फिर से। आज हम इंफिनिटिव्स और जेरेंड्स इनके बारे में कुछ सीखेंगे। पिछली वीडियो में जब हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बता रहे थे तो हमने देखा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स इंफिनिटिव भी होती हैं, जेरेंड्स भी होती हैं और पार्टिसिपल्स भी होती हैं। तो आज हम इंफिनिटिव और जेरेंड्स इनका यूज देखेंगे और कहां पर हमने जेरेंड को यूज करना है, कहां पर हमने इंफिनिटिव को यूज करना है और कहां पर दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के अर्थ में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। हमने ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि जेरेंड और इंफिनिटिव दोनों नाउन की तरह यूज होते हैं या मेन वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होते हैं। जब नाउन के रूप में यूज होते हैं तो वो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो पहले देखिए कि इंफिनिटिव का यूज, ये इंफिनिटिव का यूज है, ये किन किन परिस्थितियों में होता है। पहले तो इसका रूप देख लें। इसका रूप आमतौर पे 2 प्लस वर्ब होता है। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका यूज होता है। जैसे आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो लाइक इसमें मेन वर्ब है, टू प्ले इंफिनिटिव है, तो यूज हुआ एज
ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब लाइक, और इसका रूप हुआ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई बार इन्फिनेटिव का यूज टू के बगैर होता है, यानी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वो परिस्थितियां जब होती हैं जबकि आप जो मेन वर्ब है ऐसे यूज करें जिसका सेंसेशन से संबंध हो, हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंध हो। जैसे मैंने कहा कि आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, इसमें लाइक मेन वर्ब है, टू प्ले इंफिनिटिव है। अगर लाइक की जगह ज्ञानेंद्रियों से संबंधित कोई वर्ब हो, जैसे सी का मतलब देखना, वॉच भी देखना होता है, फील एहसास करना, ये भी ज्ञानेंद्रिय से संबंध है, हियर सुनना, इसका भी ज्ञानेंद्रिय से संबंध है। इसी तरह से नोटिस, ऑब्जर्व, तो इस तरह के जब शब्द हों जो कि मेन वर्ब के लिए प्रयोग हुए हों, तो आप इन्फिनेटिव लगाते हुए टू नहीं लगाते। जैसे मैंने उसे फुटबॉल खेलते हुए देखा, आई सॉ, मैंने उसको देखा, हिम फुटबॉल खेलते हुए, प्ले फुटबॉल। मैंने उसे फुटबॉल खेलते हुए देखा। देखिए यहां पर ये जो प्ले का यूज है ये इंफिनिटिव के रूप में है। अगर यहां पर सा नहीं होता, यानी जो मेन वर्ब है उसका संबंध ज्ञानेंद्रिय से नहीं होता, तो टू आ जाता, जैसे यहां आया। तो यहां से टू खत्म हो गया। इसी तरह से अगर मैं कहूं आई हर्ड हिम, I heard him saying so, say so हो जाएगा, टू से नहीं है। मैंने उसे ऐसा कहते हुए सुना, I heard him say so, मैंने उसे ऐसा कहते हुए सुना। मैंने उसे एक गाना गाते हुए सुना, I listened him sing a song. मैंने उसे गाना गाते हुए सुना। यहां पर सिंग है, टू नहीं है, क्योंकि इनका लिसन, हियर, सी, वॉच, एक और देख लें, इनका ज्ञानेंद्रियों से संबंध है। मैंने नर्स को उसके घाव की पट्टी करते हुए देखा, आई saw the nurse dress his wound.
कोई पंजाबी और बंगाली साथ साथ ना बैठे हो, क्योंकि ये सब प्रोनाउंस करने में दोनों को अलग अलग शब्द बोलने में सुनेंगे। I saw the nurse dress his wound. मैंने नर्स को उसके घाव की पट्टी करते हुए देखा। अब देखिए, एक और चीज मैं लगे हाथ आपको बता दूं। यहां पर आप जब ड्रेस का यूज कर रहे हैं तब एज इंफिनिटिव कर रहे हैं, पर क्योंकि यहां ज्ञानेंद्रिय से सब संबंधित मेन वर्ब है इसलिए टू नहीं आया है। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है सेंटेंस, I saw the nurse dressing his wound. यहां पे ड्रेसिंग आया। अब I saw the nurse dress his wound, I saw the nurse dressing his wound, इन दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको बता दूं, बड़ा ध्यान से सुनने की बात। इसका मतलब है कि मैंने नर्स को उसके घाव की पट्टी करते हुए पूरे को देखा, जैसे मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं कि उसने ठीक, या फिर मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि उसने ठीक से की है कि नहीं की। I saw the nurse dressing his wound. इसका मतलब है कि आप शायद निकल रहे थे वहां से और वो पट्टी कर रही थी। आपको सिर्फ इतना पता है कि वो पट्टी कर रही थी, आपने पूरी प्रक्रिया को नहीं देखा पट्टी करने की को, पर पट्टी करते हुए एक बार उसको देख लिया, ये फर्क है। इसी तरह से जब आप कहें कि I saw him play hockey, इसका मतलब है कि आपने उसको हॉकी खेलते हुए देखा, पूरा मैच देखा उसको। और जब आप कहें I saw him playing hockey, इसका मतलब है कि आपने उसको जब वो हॉकी खेल रहा था उस टाइम एक बार उसको देख लिया। इसी तरह से अगर आप कहें कि I saw the mechanic repair my car, मैंने मिस्त्री को मेरी गाड़ी को ठीक करते हुए देखा, यानी जब वो पूरी शुरू से लेकर आखिर तक जब उसने रिपेयर की तो मैं उसको देखता रहा, इसका मतलब ये है। और जब आप कहें कि I saw the mechanic repairing my car, इसका मतलब है कि आप वहां से गुजर रहे थे और मैकेनिक गाड़ी को ठीक कर रहा था और आपने देख लिया, ये मतलब है इसका। अब बात आई थी कि इंफिनिटिव का यूज कौन सी परिस्थितियों में टू के बिना होता है, यानी सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म आती है, और उसका हमने बताया कि एक तो उन परिस्थितियों में टू नहीं लगता वर्ब से पहले इंफिनिटिव बनाते हुए, जब मेन वर्ब सेंसेशन की बात करें, ज्ञानेंद्रियों की बात करें, देखना, सुनना, महसूस करना, इनकी बात करें तो टू के बगैर ही इंफिनिटिव लगता है। दूसरा, जब आप इंफिनिटिव से पहले इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, जैसे रेदर, रेदर देन और बेटर, हैड बेटर, इस तरह का एक और शब्द है, तो ये कुछ रेदर और बेटर से रिलेटेड कुछ शब्द हैं जिनके बाद अगर आप इंफिनिटिव लगाएंगे तो इंफिनिटिव के साथ टू नहीं लगेगा, टू के बिना ही वर्ब आएगी, टू के बिना ही वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। इसी तरह से जब आप बट और एक्सेप्ट, ये दो शब्द बट और एक्सेप्ट, जब आप इनका प्रयोग करेंगे तब भी आपने इंफिनिटिव में टू नहीं लगाना है और सिर्फ
वर्ब की पहली फॉर्म लगा के ही इंफिनिटिव बना देना है। जैसे देयर इज नो अल्टरनेटिव बट हेल्पिंग, और कोई चारा नहीं है, उसकी मदद करनी पड़ेगी। देयर इज नो अल्टरनेटिव but to help him out। ये बट आ गया इसके, ओ सॉरी, ये तो बताना ही था कि टू नहीं लगाना है, ये टू नहीं लगेगा यहां पर। देयर इज नो अल्टरनेटिव बट हेल्प हिम आउट, टू नहीं लगेगा वहां पर। इसी तरह से जैसे रेदर का बताया था, मैं मर जाऊंगा पर भीख नहीं मांगूंगा। आई शैल डाई रेदर देन बैक। आई शैल डाई, मैं मर जाऊंगा, इससे अच्छा rather than beg। मैं मर जाऊंगा पर भीख नहीं मांगूंगा। I shall die rather than, यहां टू नहीं आएगा, rather than beg। ये था इसका मतलब। और जैसे कह रहा हो कि कोई कहे कि भाई नकल करूंगा, पास हो जाऊंगा, पेपर आउट करवाऊंगा, पास हो जाऊंगा। अगर हमने उसको ये कहना हो कि इस सब से बेहतर है तू मेहनत कर ले, तो हम कहेंगे उसको, या सीधा बोलेंगे बेटर यू वर्क हार्ड। बेहतर है कि तू मेहनत ज्यादा, बेटर यू वर्क हार्ड। ये था। अब एक और देखिए परिस्थिति होती है जिसके अंदर आपने इंफिनिटिव के यूज में थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे एक चेंज ये था कि आपने टू नहीं लगाना है इन परिस्थितियों में, यानी जब मेन वर्ब सेंसेशन से संबंध रखती हो, या इंफिनिटिव से पहले रेदर और बेटर, रेदर देन, हैड बेटर, इनका प्रयोग हो, और या फिर इंफिनिटिव से पहले बट और एक्सेप्ट का प्रयोग हो। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें आप टू भी लगाते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म भी लगाते हैं, और टू से पहले कुछ और भी लगाते हैं, और वो वर्ड है हाउ। और ये उन चीजों के लिए लगता है जब आप ऐसी किसी चीज के सिखाने की या सीखने की कोशिश कर रहे हो जिसमें स्किल इन्वॉल्व हो। और स्किल होती है कि जिस काम को सीखने की कोई विधि हो। जैसे खाना बनाने की एक विधि है रोटी बनाने की। किसी आदमी को आप कितने भी बार बोलें, कितने भी वीडियो दिखा लें उसको कि रोटी कैसे बनती है, सिर्फ वीडियो देख के वो आदमी रोटी नहीं बना सकता। उसको बनाकर खुद करके देखनी पड़ेगी, तो वो स्किल है। इसी तरह से किसी को आपने साइकिलिंग सिखानी हो, साइकिल चलाना, आप कितना भी लेक्चर उसको दे लें, कितनी वीडियो दिखा लें, कितने आदमियों को दिखा लें कि देखो ऐसे पेडल मारना है, स्टीयरिंग को संभालना है, जब तक वो खुद चला के नहीं देखेगा वो नहीं सीख पाएगा। तो ये स्किल्स। तो जब आप किसी स्किल की बात करें, इन्फिनिटिव ऐसा वर्ड हो जो स्किल से संबंध रखता हो, तो उसमें आपने हाउ लगाना। जैसे आपने कहना हो कि मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूं, तो आप कहेंगे
आई एम लर्निंग अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में टू राइड ए बाइसाइकिल आएगा, बट क्योंकि ये स्किल है तो हाउ टू राइड आएगा, हाउ टू राइड ए बाइसाइकिल, या घोड़ा घुड़सवारी, हाउ टू राइड ए हॉर्स। वह खाना बनाना सीख रही है, शी इज लर्निंग हाउ टू कुक फूड, हाउ टू बाई। तो ये हाउ टू का यूज है। ये ऐसे सेंटेंस बहुत बार आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स कि आप टू राइड ए बाइसाइकिल यूज करें लर्न के बाद, या हाउ टू राइड ए बाइसाइकिल यूज करें। इस तरह के सेंटेंस बहुत बार आते हैं, तो थोड़ा सा इसके ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप आ जाएगा। और अगली वीडियो में शायद हम इस तरह के कुछ सेंटेंस लाएंगे जिनमें सेंटेंस होंगे और उनमें गलतियां हम पॉइंट आउट करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई आप गलतियां देखें, बताएं, फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप इस वीडियो पर जब आप देख रहे होंगे तो इस वीडियो पे अपनी लाइक या डिसलाइक का इजहार करेंगे, ताकि हमें ये पता रहे कि जो इसमें बताया गया वो आपको समझ आया कि नहीं आया। समझ आया तो नेचुरली आप लाइक दबाइए, हमें पता लगे तो हम अगली वीडियो तैयार करें, उसमें डिस्कस करें। नहीं समझ आया तो अगली वीडियो में जाने का फायदा नहीं है। इसी तरह से एक और मैं आप लोगों को यहां बताना चाहूंगा, जो लर्नर्स हैं, नए लर्नर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, कि आप वीडियो को एक सीक्वेंस से देखें। जो वीडियो पहले बनाई गई है उनको पहले देखें, उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस करके उससे रिलेटेड सेंटेंसेस की। जैसे सबसे पहले हमने बनाई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे देख के और उसके बाद उसकी किसी ग्रामर की बुक से उसको एक्सरसाइज करके सेंटेंसेस की, फिर आप पास्ट इंडेफिनिट की या अगली वीडियो को देखें। अब आगे नेक्स्ट एक और बात हमने जो बतानी थी वो ये बतानी थी कि जब दो इन्फिनेटिव लगे हो, एक ही वाक्य में दो इन्फिनेटिव हो, तो आपने पहले वाले के साथ टू लगाना है और दूसरे वाले के साथ टू नहीं लगाना है। जैसे मैं कहूं कि आज मेरी इच्छा या आज मेरा इरादा इस वीडियो को तैयार करने का भी है और अपलोड करने का भी है, तो ऐसे लिखेंगे आई intend to prepare, ये आ गया। अब and to upload this video today। देखिए मेन वर्ब इंटेंट, दो इंफिनिटिव है, टू प्रिपेयर और टू अपलोड। तो कहना यह था कि आपने इस टू को नहीं लगाना है, आमतौर पे इसको ओमिट किया जाता है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वर्ब के साथ इस इंफिनिटिव में टू पहले लग चुका है। ये बात थी एक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सब पॉइंट्स नोट कर रहे हैं। एक और चीज, कई बार क्या होता है कि कुछ इन्फिनिटिव ऐसे होते हैं कि जिनके साथ आप प्रीपोजिशन लगा देते हैं एंड में। जैसे मेरे पास एक पेन है लिखने के लिए, या मेरे पास लिखने के लिए एक पेन है, तो आप इसका सेंटेंस बनाएंगे आई हैव ए पेन टू राइट। अब जो राइट है और पेन है, इन दोनों का एक संबंध है। पेन लिखने के लिए होता है या
पेन से आप लिखते हैं, तो ये जो से है ये प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन इसमें एंड में लगता है। आई हैव ए पेन टू राइट विथ, ये कंप्लीट सेंस हुआ, कंप्लीट सेंस वाला वाक्य हुआ। आई हैव ए पेन टू राइट विथ, मेरे पास लिखने के लिए एक पेन है। या उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, दे डू नॉट हैव ए हाउस टू लिव इन, टू लिव इन, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, लिव इन, इन आए क्योंकि घर में रहते हैं, तो प्रेपोजिशन इन हुआ। ये भी एक बात थी। वेरी ऑफन ऐसा होता है कि आप प्रेपोजिशन को मेंशन कर देते हैं, उससे क्लैरिटी आ जाती है। और इसके अलावा इंफिनिटिव में हम बताना चाह रहे थे कि एक वर्ड या एक फ्रेज ऐसा है जिसमें हमेशा ही इंफिनिटिव आएगा। बहुत जगह तो ऐसा है कि जिसमें हमेशा ही जेरेंड आएगा, कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, और कुछ शब्द और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कि जिनमें हमेशा ही इंफिनिटिव आएगा। तो पहले इंफिनिटिव को देखते हैं। एक वर्ब, एक फ्रेज होता है कैन नॉट अफोर्ड। इसके बाद याद रखना आपने हमेशा इंफिनिटिव लगाना है। जैसे मैं टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। मान लिया एग्जाम आपके नजदीक है और कोई आपको कह रहा है कि भाई चलो यार चलते हैं, मछली पकड़ने चलते हैं तो उस स्थिति में आप कहेंगे कि नहीं, मैं टाइम को वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अंग्रेजी में आप कहेंगे आई cannot afford to waste my time. I cannot afford to waste my time. ये हो जाएगा। लेकिन अगर cannot के बाद help है, help, तो हालांकि वो दूसरी सेंस में प्रयोग होता है पर उसमें कैन नॉट के बाद ही आता है हेल्प शब्द, तो वो भी देख लें आप कैसे करते हैं। कैन नॉट या कांट भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हुए कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगी क्रिया। कांट हेल्प, जैसे मैं उसकी सहायता किए बगैर रह ही नहीं सकता, मेरा वो इतना अच्छा दोस्त कि मैं उसकी सहायता किए बगैर रह ही नहीं सकता। मान लिया कोई आपको कह रहा है यार ये आपको हर बार धोखा देता है, आप इसी क्यों मदद करते हैं, तो हो सकता है आपको ये कहना पड़े कि यार इसकी मदद किए बगैर मैं रह ही नहीं सकता। तो वहां पर आप बोलेंगे आई कैन नॉट हेल्प, ये तो हो गया, ये रह नहीं सकता, आई कैन नॉट हेल्प, मैं रह नहीं सकता उसकी मदद किए बिना, और बिना इसी में शामिल है। आई कैन नॉट हेल्प हेल्पिंग हिम। इसी तरह से अगर कोई कहे कि वह खाना खाए बगैर नहीं रह सकता, तो लिखेंगे he cannot help eating food, खाना खाए बगैर। इसमें जेरेंड आना, मेन बात बताने की जो थी वो ये थी कि जब आप cannot help प्रयोग कर रहे हैं फ्रेज, तो उसके बाद आपने जेरेंड लगाना है, हेल्पिंग, ईटिंग ये लगाना है। और जब आप cannot afford यूज कर रहे हैं तो आपने इंफिनिटिव लगाना है। जैसे था I cannot afford to waste my time, right?
तो ये था कैन ऑफ वाले समय। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि वो कौन सी वर्ब है, वो कौन सी मेन वर्ब है जिनके बाद में सिर्फ जेरेंड लगेगा, और वो कौन सी वर्ब है जिनके बाद में हमेशा इंफिनिटिव लगेगा। तो वैसे तो बहुत सारी है, पर हमने ये 15 वर्ब, ये 15 ऐसी चूज की हैं कि जिनके साथ वेरी ऑफन, रेयर सर्कमस्टांसेस के अलावा इनके बाद जीरेंड लगेगा। और ये 15 ऐसी हैं जिनमें रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस के अलावा, यानी बहुत बार, वेरी लाइकली, इनके बाद इंफिनिटिव लगेगा। बस ये चैप्टर खत्म हुआ। बाकी हम एक और बात जीरेंड से रिलेटेड, अगर प्रेपोजिशन है सेंटेंस में और प्रेपोजिशन के बाद आपने लगाना है जेरेंड या इंफिनिटिव, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही जेरेंड आएगा। जैसे उसने बीड़ी सिगरेट कर रहे थे, जेरेंड्स में ये बता रहे थे कि किसी भी सेंटेंस में अगर प्रेपोजिशन के बाद आपने जेरेंड लगाना है या इंफिनिटिव लगानी है, ये डिसाइड करना हो, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड लगेगा। ये यानी प्रेपोजिशन के बाद आपने इंफिनिटिव लगाना ही नहीं है, और
से मैंने उसे पत्र लिखने से रोक दिया। आई प्रिवेंटेड हिम राइट ए लेटर। ये वाक्य गलत है। वाक्य सही क्या होगा? आई प्रिवेंटेड हिज राइटिंग ए लेटर। क्योंकि प्रिवेंट के बाद, प्रिवेंट इनमें है या नहीं है आप लगा लें उसको, ये रहा। प्रिवेंट के बाद हमेशा जीरेंड आता है, तो हमारा सेंटेंस ऐसे बनने जा रहा है, आई प्रिवेंटेड हिम राइटिंग ए लेटर। अब क्योंकि जीरेंड आ गया तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, लेकिन हमने बताया कि पॉजेसिव केस लगाना है, तो हिम नहीं हिज आ जाएगा वहां पर। आई प्रिवेंटेड हिज राइटिंग ए लेटर। मैंने उसका पत्र लिखना मना करवा दिया, मैंने उसको पत्र लिखने से रोका। प्रिंसिपल ने बच्चों को खेलने से रोक दिया। The principal prevented the boys playing। अब क्योंकि जो बॉयज है उसके बाद फिर आपको कोमा एस लगाने की जरूरत नहीं है, बस द बॉयज आ जाए। हाँ, अगर आप ये कहें कि द प्रिंसिपल स्टॉप द बॉयज, बच्चों को रोका, एंड प्रिवेंटेड देम प्लेइंग फुटबॉल। ये देम की बजाय देयर लगेगा यहां पर। प्रिवेंटेड देयर प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि देयर पॉजेसिव केस है और देम ऑब्जेक्टिव केस है, तो जब आप जिरेंड लगा रहे हैं तो आपने देम की बजाय देयर लगाना है। हाँ, अगर वहां पर कोई प्लूरल है ऑलरेडी आया हुआ है, जैसे थर्ड पर्सन बॉयज आया हुआ है, वहां पर आप कोमा नहीं लगाएंगे, अपोस्ट्रोफिस एस नहीं लगता है। इतनी भी ज्यादती नहीं करनी है कि आप अपोस्ट्रोफिस एस लगा के वहां पर उसको पॉजेसिव केस बनाए। वैसे बन सकता है तो बनाना है, जैसे देम का देयर बन गया, लेकिन प्रिवेंटेड द बॉयज के ऊपर आप अपोस्ट्रोफिस एस लगाएं, ऐसा नहीं करना है। एक ही बात थी। अब देखिए हम ये कुछ सेंटेंस करें। इन सेंटेंस में हमने देखना है कि इंफिनिटिव लगेगा या जिरेंड लगेगा, वो देखना है। और इनमें से कुछ तो हमने एक वो जो बुक है अंग्रेजी की प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, कुछ तो उससे लिए हैं और कुछ एक आध मैंने अपने आप भी डाले। देखिए कैसे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। अब ये सी है, इसकी जगह हमने टू सी लगाना है या सीइंग लगाना है, ये देखिए हमारा जो फ्रेज है वो है लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये टू प्रेपोजिशन है और हमने कहा कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जिरेंड आता है, इसीलिए
इसके बाद जीरेंड आएगा तो आईएनजी लगेगा ही लगेगा। अब ये है फॉरगेट, फॉरगेट टू लॉक। फॉरगेट देखिए उस उधर है या इधर है, मेरे ख्याल से किसी तरफ भी नहीं है। तो जब किसी तरफ भी ना हो तो आप एक और अंदाजा लगा सकते हैं। देख लीजिए, अगर ये सेंस की बात है, अगर आपको समझ आ जाए तो, समझ आ गया तो लगेगा।
decided to disguise himself. अब ये by आ गया, by एक प्रेपोजिशन है और ड्रेस के बाद फिर ing आ जाएगा, gerund बनेगा, as a woman. अगला, the boys like to play games या playing games but hate
टू लगाने की जरूरत नहीं है। और एक अब फिर हमने ये देखा कि भाई हम किसी सेंटेंस में इंफिनिटिव लगाएं या जीरेंड लगाएं, ये देखा। हमने ये देखा कि जब हम कैन नॉट अफोर्ड यूज करते हैं फ्रेज तो उसके बाद हमेशा इंफिनिटिव आता है। कैन नॉट हेल्प जब यूज करते हैं उसके बाद हमेशा जिरंड आता है। इसके अलावा हमने ये 15 वर्ड्स देखी जिनके बाद इंफिनिटिव आता है। इस 15 में आप और भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो दो वर्ब हैं उनमें से अगर मेन वर्ब पहले होनी हो, मेन वर्ब वाला एक्शन पहले होना हो और इंफिनिटिव और जिरंड वाला एक्शन बाद में होना हो तो हमने इंफिनिटिव को चूज करना है मेन वर्ब के बाद। और अगर इंफिनिटिव और जिरंड वाला एक्शन पहले हो चुका हो मेन वर्ब वाले एक्शन से तो आपने मेन वर्ब के बाद जिरंड लगाना है। इसके अलावा कैन नॉट हेल्प अगर आप फ्रेज यूज कर रहे हैं तो आपने जिरंड लगाना है। और अगर आप किसी प्रेपोजिशन के बाद यूज कर रहे हैं तो आपने हमेशा जिरंड लगाना है। अंग्रेजी का एक शब्द है वर्थ, उसके बाद अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपने हमेशा जिरंड लगाना है। इसके अलावा ये 15 वर्ब हैं जिनके बाद आपने जिरंड लगाना है। और एक बात और हमने आज की कि जब आप किसी जिरंड से पहले नाउन या प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो उस नाउन या प्रोनाउन की आपने पॉजेसिव फॉर्म यूज करनी है, लेकिन अपोस्ट्रोफिस वगैरह लगाने की एक्सटेंट तक नहीं जाना है। ये हमने आज किया। इसके अलावा हमने ये भी किया कि कुछ इंफिनिटिव ऐसे होते हैं कि जिनसे पहले हाउ भी लगता है और उसके बाद टू और वर्ब की पहली फॉर्म आती है। और वो एक्शन ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई विधि बतलाई गई हो किसी काम को करने की, किसी विधि से होने वाले काम हो, जैसे कि he told me how to cook food, I am learning how to ride a bicycle, they have learned how to ride a horse and they have learned how to prepare food। इस तरह के वाक्य ये हमने आज किया। उसके अलावा हमने क्या किया? उसके अलावा हमने ये किया कि कुछ सेंटेंसेस में आप इंफिनिटिव के एंड में प्रेपोजिशन भी लगाते हैं। जैसे